एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 291। नियो ने अपने गुणों की जांच की। ब्लडलाइन का सम्राट, मृत्यु, अमर, अनंत, प्राइमोजेनिटर, मन आक्रमण, मन नियंत्रण, प्राइमोजेनिटर, ग्रेड 5 एम्पायरियन, प्रगति 0%, प्रभाव, गुणों, कौशलों या यहाँ तक कि भौतिक और जादुई विशेषताओं की दिशा में एक निश्चित सीमा तक संशोधन की अनुमति देता है, जैसे जैसे वे विकसित होते हैं और बढ़ते हैं। एक बार में खोजे जा सकने वाले संशोधन पथों की अधिकतम संख्या 3। कौशल काफी संदिग्ध लग रहा था, हालांकि नियो की राय में यह अनंत और अंतिमता से बेहतर था। प्राइमोजेनिटर ने उसे अपने विकास पथ को नियंत्रित करने की अनुमति दी। वह इसका उपयोग अपने दिव्य ऊर्जा भंडार को बढ़ाने और मृत्यु पर अपनी महारत बढ़ाने के लिए कर सकता था। इस प्रकार इसके माध्यम से अनंत और अंतिमता दोनों के समान कुछ प्राप्त कर सकता था। कौशल का उपयोग करने से पहले नियो ने अपनी दूसरी विशेषता की जांच की। माइंड कंट्रोल, ग्रेड 2 मिथिक, प्रगति 0%, प्रभाव, उपयोगकर्ता को दूसरों के दिमाग को बलपूर्वक नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जब तक कि उनके पास पर्याप्त इच्छाशक्ति और दिव्य ऊर्जा हो। एक बार में नियंत्रित किए जा सकने वाले दिमागों की संख्या = 4। अधिकतम मात्रा 3 से बढ़कर 4 हो गई। जब नियो का इटर्नल प्राइमोजेनिटर में विकसित हुआ तो माइंड कंट्रोल कौशल ग्रेड 3 से ग्रेड 2 तक बढ़ गया। ये लिंक लॉक्स की बदौलत संभव हुआ। लिंक लॉक्स ने उसकी दो विशेषताओं को एक साथ बांध दिया। जब भी उच्च विशेषता का स्तर बढ़ता तो निम्न विशेषता की प्रगति भी बढ़ जाती। नियो ने अपनी स्थिति स्क्रीन की जांच करते हुए लड़ाई जारी रखी। उसने कीड़ों को लुभाने के लिए एक इंटेंट क्लोन का इस्तेमाल किया और जब वे इंटेंट क्लोन पर हमला कर रहे थे तो शैडो स्पेस में छिप गया। कीड़े थानाटोस में व्यस्त हो गए। मौके का फायदा उठाते हुए नियो ने शैडो मूवमेंट स्पेल को सक्रिय कर दिया। वह छाया के बीच से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ गया। घंटे, दिन या शायद सप्ताह बीत गए। उसके पास समय गिनने का कोई तरीका नहीं था। आसमान राख और काले बादलों से ढका हुआ था। सूरज बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया था। उजाड़ बंजर भूमि में ठंडी हवा चल रही थी जो सड़न की गंध लेकर आ रही थी। वह जो भी कदम उठाता उसके पैरों के नीचे की जमीन फट जाती, काली और बेजान हो जाती। वह जहां भी मुड़ता उसे कीड़े मकोड़े आसपास की जगह को खाते हुए दिखाई देते जो धरती के बचे खुचे हिस्से को खा जाते। ये जगह उस दुनिया जैसी है जिसे मैंने स्फिंक्स के चौथे दर्शन में देखा था। नियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या चौथा दर्शन उसके इस भविष्य का पुनर्निर्माण था? विराम ने पिछले दिनों की थकावट को उसके ऊपर गिरा दिया। वह लड़खड़ाकर फटी हुई जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस उखड़ रही थी। दमनकारी अंधेरा उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। वह वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। चूंकि उसने कुछ मिनट पहले ही कीड़ों को चारा दिया था और उन्हें अपने स्थान से दूर ले गया था, इसलिए उन्हें उसे ढूंढने में समय लगेगा। हर कोई मर चुका है। यह एहसास उसे तब हुआ जब वह सूखे समुद्र तल पर लेटा हुआ था। हवा में तीखी गंध भर गई थी। समुद्र कई शहरों के आकार के विशालकाय कीड़ों से खाली हो गया था। पहाड़ गायब हो गए थे और जमीन अपने आप ढह गई थी। वह मृत दुनिया में अकेला था, एक ऐसी इकाई से लड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसे खतरा भी नहीं समझती थी। अब कोई भी जीवित नहीं है। अजीब बात यह है कि नियो मौतों से उतना दुखी नहीं था जितना उसने सोचा था। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जो शुरू हुआ है उसका अंत होना ही चाहिए। हालांकि नियो सभी को बचाना चाहता था। यह विरोधाभासी था। उसे नहीं लगता था कि मृत्यु गलत है, फिर वह सभी को क्यों बचाना चाहता था? उसने अपनी आंखें बंद की और उनकी मृत्यु के क्षणों को याद किया। एम्मा हंस रही थी, फिर भी उसकी आंखों में गहरा दुख छिपा था। अरेस को प्रतिक्रिया करने का समय मिलने से पहले ही मार दिया गया। क्रोनोस हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखता था और इसीलिए वह नियो की मदद करने के लिए आगे आया। यह उसकी मौत का कारण बन गया। गया बेहोश हो गई थी, खुद की रक्षा करने में असमर्थ थी। नियो के इंटेंट क्लोन के मरने के बाद कीड़ों ने एसोसिएशन मुख्यालय को घेर लिया होगा और उसे खा लिया होगा। एथेना अपनी शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर सकती थी। उसने वापस लड़ने की कोशिश की होगी और निराश होकर गिर गई होगी। अपोलो के पास दुनिया को रोशन करने की शक्ति थी, फिर भी उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। यह अनुमान लगाना आसान था कि उसका भी वही हश्र हुआ होगा जो दूसरों का हुआ। पोसेडॉन ने समुद्र के अंदर जितने लोगों को बचा सकता था, बचाने की कोशिश की होगी। शायद यही कारण था कि कीड़े जल निकायों को खाली करने पर आमादा थे, ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई और भी वहां है। केन, रिया, परसेस, एटलस, जियुस, उनके पिता इकारस, बारबाटोस, पैमोन, अलारिक, सेड्रिक, लियोपोल्ड, एडमंड, विक्टर, परसीवल, थेडियस, गॉडफ्रे, रेजिनाल्ड, बाल्डविन, केल, जेरेथ, ड्रैवन, फेनरिस, इवांडा, मालरिक, लुसियन, आर्कटुरस, डोरियन, थेलियन, ओरिन, कयस, राइक, टाइम, जेरेक, कॉविन, एल्डन, मैग्नस, रिवेन, सिलास, थेरॉन, हेड्रियन, कैसियन, लिसेंडर, गैलेन, वैलरिक, टोरिन, डेस्मंड, एरिंडोर, कैलन।
वे सभी मर चुके थे। नियो इस दुनिया में अपने समय के दौरान उन्हें जानता था। उनमें से सभी नहीं जानते थे कि वह कौन था, उनमें से सभी उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन वे निस्संदेह ऐसे लोग थे जिन्हें वह दोस्त कहेगा। मैं नहीं चाहता कि उनकी मृत्यु दुख से भरी हो। नियो को मृत्यु से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह चाहता था कि वे अपनी मर्जी से मरें, किसी अलौकिक सत्ता के हाथों नहीं, खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हुए नहीं। वह चाहता था कि वे शांतिपूर्ण मौत मरें। अगर यह सुखद अंत नहीं है तो यह अंत नहीं है। ये कुछ हद तक घटिया था। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक महान आकांक्षा थी जो एंजल पर खरोंच तक नहीं लगा पाया था। नियो ने एक कड़वी मुस्कान निकाली। उसने अपने थके हुए शरीर को हिलाने के लिए मजबूर किया और अपने कांपते अंगों का इस्तेमाल खुद को ऊपर धकेलने के लिए किया। जैसे ही उसने पुष्टि की कि वह किस लिए लड़ रहा था, उसकी मृत्यु की अवधारणा में हलचल मच गई। कीड़ों ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने उसे घेर लिया, हमला किया और उसे मार डाला। कई दिनों की लड़ाइयों ने नियो की आंखें सच्चाई से खोल दी थीं। देवदूत उसके साथ खेल रहा था। वह उसे पकड़ सकता था, भले ही वह उसे मार न सके। ऐसा न करने का मतलब था कि नियो उसे कभी नहीं हरा सकता था या वर्ल्ड टाइम स्पेल को सक्रिय नहीं कर सकता था। यही एक कारण था कि नियो ने अनंत कौशल का चयन क्यों नहीं किया, क्योंकि यह संभवतः उसकी वर्तमान स्थिति के लिए एक बेकार कौशल था। नियो ने अपने पैरों के नीचे एक कीड़े को कुचल दिया। राक्षस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके पास कोई ऐसा अनोखा कौशल नहीं था जो उसे हमलों के प्रति अभेद्य बनाता। उसके और नियो के बीच ताकत में इतना अंतर था कि नियो का सबसे मजबूत हमला सबसे छोटे कीड़े को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अचानक नियो की आंखों के सामने नीली स्थिति स्क्रीन से अलग एक सुनहरी स्क्रीन दिखाई दी। होस्ट के एक विशिष्ट विकास पथ को चुनने के इरादे का पता चला। क्या आप प्राइमोजेनिटर का उपयोग करना चाहेंगे? नियो ने आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाईं। उसका नया कौशल था एक स्टेटस स्क्रीन। ये वह नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी जब उसने प्राइमोजेनिटर को चुना था। हाँ, नियो ने सोचा। जैसे ही स्क्रीन की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। भले ही कौशल ने उसे संशोधन नहीं दिए और इसके बजाय उसे बताया कि उन संशोधनों को खुद कैसे करना है, फिर भी ये बहुत अधिक शक्तिशाली था। ये कौशल अजीब है। संशोधनों के लिए ज्ञान कहाँ से आ रहा है? उसके पास अपने संदेहों के बावजूद बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। उसने संशोधन को एक परीक्षण के रूप में सोचा। सुनहरी स्क्रीन पर खाली लाइन पर पाठ दिखाई दिया जो हल्का चमक रहा था। संशोधन का अनुरोध, मुझे बताएं कि भगवान कैसे बने। पुष्टि अस्वीकार। कृपया ध्यान दें, एक बार संशोधन मार्ग का अनुरोध करने के बाद यह एक स्लॉट का उपयोग करेगा। जब तक आप संशोधन पूरा नहीं कर लेते तब तक आप स्लॉट वापस नहीं पा सकते। कौशल ने यह नहीं कहा कि वह भगवान नहीं बन सकता। इसका मतलब था कि कौशल के बारे में जानकारी थी। चलो कुछ और कठिन प्रयास करते हैं। नियो ने एक और संशोधन टाइप किया। अक्षरों के बनते ही सुनहरी स्क्रीन थोड़ी सी धड़कने लगी। संशोधन का अनुरोध, मैं सबसे मजबूत बनना चाहता हूँ। पुष्टि अस्वीकार। कृपया ध्यान दें, एक बार संशोधन मार्ग का अनुरोध करने के बाद यह एक स्लॉट का उपयोग करेगा। जब तक आप संशोधन पूरा नहीं कर लेते तब तक आप स्लॉट वापस नहीं पा सकते। यह मुझे इसके लिए भी उत्तर बता सकता है। नियो की भौहें सिकुड़ गईं। कौशल सच होने के लिए बहुत अच्छा था। 4, इसमें कोई न कोई चाल होनी ही थी। चलो पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं क्योंकि स्लॉट सीमित हैं। अगर मैं ऐसा संशोधन चुनता हूं जिसे पूरा करने में मुझे सालों लग जाएंगे तो मैं कभी भी स्लॉट वापस नहीं पा सकूंगा। उसने इस बार ज्यादा सावधानी से टाइप किया। संशोधन का अनुरोध, मैं एंजल को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत बनना चाहता हूं। पुष्टि अस्वीकार। कृपया ध्यान दें, एक बार संशोधन मार्ग का अनुरोध करने के बाद यह एक स्लॉट का उपयोग करेगा। जब तक आप संशोधन पूरा नहीं कर लेते तब तक आप स्लॉट वापस नहीं पा सकते। पुष्टि करें। स्क्रीन के शिफ्ट होने से पहले एक पल के लिए सुनहरी रोशनी चमक उठी। वर्तमान आप एंजल वेलकारिया को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। भले ही आप रैंक बढ़ा लें, लेकिन वेलकारिया को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको एक स्तर तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। सबसे इष्टतम मार्ग, जो आपके लिए सबसे छोटा लेकिन सबसे अनुकूल है, विश्व ऊर्जा को जागृत करना है। दोनों स्क्रीन नियो की आंखों के सामने घूम गईं। विश्व ऊर्जा, मैं ऐसी किसी चीज़ को कैसे जगाऊं? उत्तर विस्तृत था, फिर भी कमी थी। उसे ये भी समझ में नहीं आया कि विश्व ऊर्जा क्या है। शायद मैं विश्व ऊर्जा को जगाने का तरीका जानने के लिए किसी दूसरे स्लॉट का उपयोग करूं। कृपया अपने इच्छित संशोधनों को इनपुट करें। स्लॉट 1/3। नियो को लगा कि वह किसी धोखाधड़ी वाले कौशल में फंस गया है। जब वह पहले ही एक स्लॉट का उपयोग कर चुका था तो उसे उसी प्रश्न के लिए एक स्लॉट का उपयोग क्यों करना पड़ा। जब उसने अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन महसूस किया तो उसके विचार अचानक रुक गए। ये स्थान उत्तरी ध्रुव है। नियो ने चारों ओर देखा। वहां बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था।
वह केवल जलते हुए ज्वालामुखी देख सकता था, जिसके नीचे बैंगनी और सुनहरे रंग के मैग्मा फट रहे थे। आसमान गहरे लाल रंग से रंगा हुआ था और हवा में गंधक की गंध थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया। विश्व समय मंत्र के केंद्र की विशिष्ट उपस्थिति चारों ओर मौजूद थी। क्षेत्र। नियो अपने गंतव्य पर पहुंच गया था। वह झुका और अपना हाथ जमीन पर रख दिया। उसकी इंद्रियां फैल गईं, धरती में गहरी धंस गईं। विश्व समय मंत्र का निर्माण पृथ्वी के अंदर स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाली ले लाइनों का उपयोग करके किया गया था। उन्होंने मंत्र को विशेष रूप से इस तरह बनाया था क्योंकि इससे जादू के घेरे की स्थायित्व बढ़ जाती थी। जब तक पूरी महाद्वीपीय परत नष्ट नहीं हो जाती, जादू के घेरे को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जादू के घेरे का हिस्सा मुख्य घटक थे। मंत्र को दोनों में से कहीं भी सक्रिय किया जा सकता था। भूमध्य रेखा पर खींचा गया जादू का घेरा एक तरह का स्टेबलाइजर था। नियो उत्तरी ध्रुव पर आया क्योंकि यह उसके स्थान के पास था। अब समय आ गया है कि मैं इसे सक्रिय करूं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अगर विश्व समय मंत्र सक्रिय नहीं होता तो उसकी उम्मीदें खत्म हो जातीं। उसने अपनी दिव्य ऊर्जा को भूमि में गहराई तक धकेल दिया। विश्व समय मंत्र ने उसकी दिव्य ऊर्जा को लालच से निगलना शुरू कर दिया। यह एक अंतहीन बर्तन की तरह था। चाहे वह इसे कितनी भी दिव्य ऊर्जा दे, इसने और अधिक की मांग की। नियो ने इसमें दिव्य ऊर्जा डाली, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। उसकी दिव्य ऊर्जा अपनी क्षमता के आधे हिस्से तक पहुंच गई। इसे अपनी सीमा के 10% तक कम होने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि यह ऊर्जा विश्व समय मंत्र की जरूरत का एक अंश भी नहीं थी। नियो रुक गया, भारी सांस लेते हुए। पसीने की बूंदें उसके कॉलरबोन से नीचे लुढ़क गईं। वह जमीन पर बैठ गया। अरे, चून की दुनिया ने मैना खो दिया था, इसलिए वह आसपास की दिव्य ऊर्जा मैना को खर्च करने के लिए एसेंस ब्रीथ स्पेल का उपयोग नहीं कर सकता था। अब तक वह दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए औषधि का उपयोग कर रहा था। उसने उन्हें अपने शैडो स्पेस के अंदर जमा कर रखा था, लेकिन नियो जानता था कि वे पर्याप्त नहीं होंगे। ये सिर्फ मात्रा नहीं है, शुद्धता भी एक समस्या है, मात्रा से भी बड़ी समस्या। जब नियो ने विश्व समय मंत्र को सक्रिय करने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की तो वह इसे महसूस कर सकता था। यदि उसके पास पर्याप्त दिव्य ऊर्जा होती तो भी वह मंत्र को सक्रिय नहीं कर पाता। उसकी दिव्य ऊर्जा शुद्धता मंत्र के लिए आवश्यक शुद्धता से बहुत दूर थी। मंत्र को विश्वकोश से सीधे मन लेना चाहिए था। ऊर्जा की शुद्धता ही काफ़ी होती, लेकिन मेरे लिए यह अलग है क्योंकि मैं अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ। नियो ने अपनी मुट्ठी भींच ली। विश्वकोर और अंडरवर्ल्ड पर एंजल के हमले ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैना का गायब होना संभव है। आखिर यह अंडरवर्ल्ड में कैसे प्रवेश कर गया? नियो ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने मन में चल रहे विचारों को एक तरफ धकेल दिया। अपने शैडो स्पेस को खोलते हुए उसने अपनी सभी औषधियां और संग्रहित भोजन निकाल लिया। उसने दिव्य ऊर्जा को जादू के घेरे में धकेलना शुरू कर दिया। उसी समय उसने औषधियों और भोजन को खाने के लिए अंधकार का उपयोग किया। वे शुद्ध दिव्य ऊर्जा में टूट गए। उसके अंधकार ने सब कुछ खा लिया और ऊर्जा को उसमें स्थानांतरित कर दिया। नियो का दिमाग असाधारण मात्रा में औषधियों के सेवन से गूंजने लगा। उसकी नाक से खून टपकने लगा। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं। ये दर्दनाक था, लेकिन वह था दर्द से अभ्यस्त। वह बिना रुके चलता रहा। वह अपनी दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए उपभोग्य सामग्रियों को खाता रहा और दिव्य ऊर्जा को मंत्र में धकेलता रहा। उसके चारों ओर की हवा तीव्र ऊर्जा विनिमय के साथ कंपन करने लगी और ज्वालामुखियों की गड़गड़ाहट तेज हो गई, मानो वह उस शक्ति के उछाल पर प्रतिक्रिया कर रहा हो जिसे वह प्रवाहित कर रहा था। औषधियों और भोजन का भंडार खतरनाक गति से गायब होने लगा। ये पर्याप्त नहीं होगा। नियो ने एक हाथ जमीन पर रखा जबकि दूसरे हाथ से उसने खून पोंछा। उसने चारों ओर देखा। कीड़ों का समुद्र उसकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इलाके में बाकी सब कुछ खा लिया था और अब वे उस पर नजर रख रहे थे। नियो ने बेल्जेबब को आवाज़ दी और एक इंटेंट क्लोन को बुलाया। एक इंटेंट क्लोन को विभाजित करने से उनकी ताकत कम हो गई। दो इंटेंट क्लोन एक इंटेंट क्लोन को विभाजित करके बनाए गए एक इंटेंट क्लोन से कमज़ोर थे। पिछली बार एक आपात स्थिति थी जिसके कारण उसने अपने इंटेंट क्लोन को विभाजित किया था। कीड़ों को रोको। जाने से पहले बेल्जेबब ने नियो के सिर को रगड़ा जैसे कि उसे सांत्वना दे रहा हो। छोटा कैटरपिलर एक विशाल कीड़े में बदल गया। उसने इंटेंट क्लोन के साथ साथ कीड़ों के समुद्र पर हमला किया। दोनों के चले जाने के बाद नियो ने अपना ध्यान अपने पास मौजूद पोषण की मात्रा पर केंद्रित किया। बचा हुआ केवल 20 दर्जनों औषधियों का सेवन करने के बाद नियो का शरीर टूट रहा था। उसने जीवित रहने के लिए अपनी मृत्यु तत्व महारत का इस्तेमाल किया और हाथ में मौजूद मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे कम से कम कोशिश तो करनी ही होगी। कोई नहीं जानता कि जादू काम करेगा या नहीं। उसने अंधकार का इस्तेमाल जमीन को निगलने के लिए किया।
ये फैलता रहा, इंटेंट क्लोन और कीड़ों के पैरों के नीचे से गुजरता रहा। अंधकार और भी गहरा होता गया। नियो ने धरती को निगलना शुरू कर दिया। उसने ज़मीन को ढहने से बचाने के लिए बस इतना ही छोड़ा। महाद्वीपीय क्रस्ट नष्ट दुनिया में बची एकमात्र चीज़ लगभग एक सदी से परिवेशी मैना के संपर्क में थी। इसमें मैना था, हालांकि मुश्किल से। नियो ने रोका नहीं। अंधकार की आवाज़ें लगातार बढ़ने लगीं। उसका सिर हमेशा हजारों आवाज़ों से भरा रहता था। उसे उनकी आदत हो गई थी। लेकिन ऐसे समय में जब उसने अपनी पूरी शक्ति से अपने अंधकार का इस्तेमाल किया तो आवाज़ें और भी बदतर हो गईं। और नियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे ज़मीन के नीचे क्या मिला। हड्डियाँ, मिट्टी, पत्थर। उसने निगल लिया सब कुछ। यही एकमात्र ऐसी चीज़ें बची थीं जिन्हें कीड़ों ने नहीं खाया था। दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में रिसने लगी। जैसे ही नियो का अंधकार गहराई तक पहुंचा, जमीन के अवशेषों को खा गया। जमीन हिल गई, जबकि आकाश एक अशुभ उपस्थिति के साथ और भी अधिक काला हो गया, जैसे कि दुनिया खुद उसके हताश कार्यों पर प्रतिक्रिया कर रही हो, जैसे कि वह हंस रही हो। उसने दिव्य ऊर्जा को विश्व समय मंत्र में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि उसका अंधकार जल्दी ही अपनी सीमा तक पहुंच गया। ये कई किलोमीटर गहराई में भूमिगत था और यह अब और नहीं फैल सकता था। अपनी सीमित सीमा के साथ नियो दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अधिक भूमि नहीं खा सकता था। उसकी क्षमताओं की कमी ने उसे उदास कर दिया। क्या उसे भावनाओं की अवधारणा या शायद पाथफाइंडर की अवधारणा को जगाने की कोशिश करनी चाहिए थी? दोनों ही अंधकार की अवधारणाएं थीं और बेहद शक्तिशाली थीं। उनका उपयोग करके नियो अपनी भावनाओं का बलिदान कर सकता था, या कुछ और भी गहरा, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अस्थायी और स्थायी रूप से। उन अवधारणाओं के बजाय उसने सच्चे अंधकार की अवधारणा को चुना था। इसमें दूसरों की तरह बलिदान की मांग नहीं थी। ये बिना किसी भेदभाव के सब कुछ निगल जाता है। नहीं, ऐसा मत सोचो। मेरे कार्यों पर पछतावा करने से कुछ नहीं बदलेगा। मुझे इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। उसने पीछे देखा। औषधि और खाद्य भंडार खाली हो चुके थे। मुझे खाने के लिए और भी चीज़ें चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। नियो ने बोलना बंद कर दिया। उसने अपने खून से सने हाथों को देखा। एक चीज़ थी जो उसे खाने पर अपार दिव्य ऊर्जा दे सकती थी। उसका शरीर। हाँ, ये काम करना चाहिए। नियो ने अंधेरे को वापस बुलाया। काली लताएं उसके चारों ओर लिपट गईं। उन्होंने उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया। नियो के शरीर में एक आत्मा को कुचलने वाला दर्द भर गया। उसकी दिव्य ऊर्जा का भंडार फिर से भरना शुरू हो गया। ये काफ़ी है, नियो ने अपनी उखड़ी हुई सांसों के बीच में कहा। मेरी सारी दिव्य ऊर्जा वापस आ जाती है जब मैं शाश्वत और अमर के साथ पुनर्जीवित होता हूँ। इसलिए इस तरह से खुद को मारना कोई समस्या नहीं है। नियो ने अपना जबड़ा कस लिया। दर्द उसके लिए भी पागल कर देने वाला था। जैसे ही उसने ज़मीन को कसकर पकड़ा और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, उसके नाखून टूटने लगे। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, ऊर्जा शुद्धता की समस्या हल नहीं हो सकी। उसके नीचे की ज़मीन कांप उठी, क्योंकि उसका शरीर बेरहम अंधेरे से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। नियो ने उसके शरीर को खाने की गति बढ़ा दी। सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, उसने उसकी आत्मा को भी खा लिया। दर्द उसके अंदर उमड़ पड़ा। उसने अपने होंठ काटे, जिससे चीखें अंदर ही रह गईं। खून उसकी ठुड्डी से टपकने लगा, जिससे उसकी पीली त्वचा पर दाग लग गए। मैं फिर से जी सकता हूँ। अपना शरीर और आत्मा खोना कोई बड़ी बात नहीं है। नियो की चेतना धुंधली होने लगी। उसके अंगों में ठंडक भर गई। उसके आसपास की दुनिया एक अस्त व्यस्त धुंध में बदल गई। सब ठीक है, उसने खुद से कहा। कुछ कारणों से वह समझ नहीं पाया। जब उसके अस्तित्व का बीज क्षतिग्रस्त हो गया और अमर के माध्यम से मरम्मत की गई, तो उसके दिव्य ऊर्जा पूल को पुनर्जीवित करने के साथ फिर से भर दिया गया। ये सामान्य पुनरुद्धार के दौरान नहीं हुआ। हालांकि नियो को समझ में नहीं आया कि यह कैसे काम करता है, लेकिन वह इसका उपयोग करने के लिए तैयार था। धुंधली चेतना के माध्यम से नियो के मन में एक विचार आया। ठीक है, मैं भी इसका उपयोग कर सकता हूँ। उसके विचार टूटने लगे, कांच की तरह टुकड़े टुकड़े होने लगे। हालांकि उसने खुद को खाना जारी रखा, अपने सार को अलग कर दिया और चुराई गई दिव्य ऊर्जा का उपयोग विश्व समय मंत्र को बढ़ावा देने के लिए किया। जमीन पर चारों ओर धुंधले चिन्ह बने, जो हल्के चांदी के रंग से चमक रहे थे। कृपया अपने इच्छित संशोधनों को इनपुट करें। स्लॉट 1/3। संशोधन अनुरोधित। मैं जानना चाहता हूं कि विश्व समय मंत्र को कैसे सक्रिय किया जाए। पुष्टि अस्वीकार। पुष्टि। संशोधन अस्वीकृत। कृपया ध्यान दें, प्राइमोजेनिटर आपको केवल ऐसे उत्तर देकर मदद करता है जो आपको एक विशिष्ट विकास पथ पर चलने की अनुमति देगा। यह आपके व्यक्तिगत विकास से संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। नियो का दिमाग खराब हो गया था। उसने अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद के तीसरे चरण का उपयोग नहीं किया। ये दिव्य ऊर्जा की बर्बादी थी। नियो की मृत्यु हो गई।
जैसे ही वह गायब हुआ, उसका इंटेंट क्लोन बिखर गया, ऊर्जा के टुकड़े एक गैर मौजूद हवा में फंसी राख की तरह बिखर गए। बेल्जेबब अकेला रह गया। उसने चारों ओर देखा, उसकी आंखें नियो को बेताबी से खोज रही थीं। एक लाश भी पीछे नहीं बची थी। सन्नाटा गूंज उठा, जो केवल उसके रोने से टूटा। उसने एक शक्तिशाली, कर्कश दहाड़ लगाई, मानो रो रहा हो, नियो के लिए शोक मना रहा हो और अपनी कमजोरी को दोष दे रहा हो। वह नियो की मदद करने के लिए बहुत कमजोर था और उसे बार बार असहाय होकर मरते हुए देख सकता था। क्रोध उसकी आंखों में जल रहा था, उसका विशाल शरीर कांप रहा था क्योंकि वह क्रोध में झपट्टा मार रहा था और करीब आ रहे तड़पते कीड़ों पर हमला कर रहा था। जब तक आप बलपूर्वक पुनर्जीवित नहीं हो जाते तब तक शेष समय 12 घंटे 00 मिनट। जब तक आप बलपूर्वक पुनर्जीवित नहीं हो जाते तब तक शेष समय 12। जब तक आप बलपूर्वक पुनर्जीवित नहीं हो जाते तब तक शेष समय 12। जब तक आप बलपूर्वक पुनर्जीवित नहीं हो जाते तब तक शेष समय 00 घंटे 00 मिनट। आपकी मृत्यु के बाद से 12 घंटे बीत चुके हैं। आपको बलपूर्वक पुनर्जीवित किया जाएगा। नियो का शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली दर से पुनर्जीवित होना शुरू हो गया। उसका टूटा हुआ अस्तित्व का बीज ठीक हो गया। उसकी आत्मा, हड्डियां, अंग, नसें, त्वचा, बाल और नाखून, सब कुछ कदम दर कदम फिर से बढ़ने लगा। नियो ने हौंफते हुए कहा, मैं अभी भी इस अजीब एहसास की आदत नहीं डाल पाया हूं। उसने अंदर की ओर देखा और निश्चित रूप से वह दिव्य ऊर्जा से भरपूर था। बिना एक सेकंड बर्बाद किए उसने एक इंटेंट क्लोन को बुलाया और बेल्जेबब को पुकारा, वापस आओ और कुछ देर आराम करो। इंटेंट क्लोन कीड़ों को रोक देगा। नियो को समझ में नहीं आया कि एंजल उसे जल्दी से खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था, लेकिन वह इस अवसर का उपयोग करके खुश था। जब बेल्जेबब ने आराम करने से इनकार कर दिया और थानाटोस के साथ लड़ाई की तो नियो ने अपनी जीभ चटकाई। ठीक है, जैसा तुम चाहो करो। उसने अपना ध्यान विश्व समय मंत्र पर केंद्रित कर दिया। उसने अपनी हथेलियां जमीन पर रख दीं। ठंडी, फटी हुई धरती उसके स्पर्श से कांप उठी और राख की दमघोंटू गंध हवा में भर गई। उसकी छाया में छिपा अंधेरा खिल उठा, एक जीवित प्राणी की तरह तड़प उठा। यह उस पर रेंगता हुआ, काले रंग की लपटें उसके मांस में रिसने लगीं। उसकी त्वचा मांसपेशियों को खा गया और उसकी हड्डियों तक पहुंच गया। नियो ने अपने शरीर में जलती हुई ज्वाला के बावजूद अपना मुंह बंद रखा। अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी, जो धीरे धीरे गूंज रही थी। तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? नियो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बादलों को अलग होते हुए देखकर उसका सिर ऊपर की ओर उठा, जिससे आसमान लाल और बैंगनी रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। ज़ियुस। जब टूटे हुए चांद के टुकड़े बादलों के बीच से गिरे तो ये शब्द उसके गले में अटक गए। टूटे हुए टुकड़े नीचे की ओर बह रहे थे। उनकी हल्की चमक सुंदर और भयावह दोनों थी। हजारों विशालकाय उल्कापिंड, चांद के टुकड़े नीचे उतरे, जिनमें से प्रत्येक चांदी की रोशनी के निशान छोड़ते हुए आकाश को चीरता हुआ निकल रहा था। एक विशाल टुकड़ा उसके स्थान की ओर उड़ रहा था। भाड़ में जाओ। जब विशाल टुकड़ा उसके स्थान के पास गिरा तो नियो की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रभाव बहरा करने वाला था। एक दिल की धड़कन के बाद हवा का एक शक्तिशाली झोंका उसे कुचलता हुआ आया, जिससे धूल और मलबा एक भयंकर तूफान में उड़ गया। जमीन हिंसक रूप से हिल गई, उसके पैरों के नीचे मकड़ी के जाले की दरारें पड़ गईं। फिर सब कुछ काला हो गया। तुम्हारी मृत्यु को 12 घंटे बीत चुके हैं। तुम्हें बलपूर्वक पुनर्जीवित किया जाएगा। जब चेतना वापस आई तो नियो का राह उठा। उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसने खुद को वजन के पहाड़ के नीचे दबा हुआ पाया। पत्थर की धूल की गंध उसके फेफड़ों में भर गई, जिससे उसका दम घुटने लगा। जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो मलबे ने उसे और नीचे दबा दिया। वह अपने आसपास की हर चीज को निगलने के लिए अंधकार को बुलाने ही वाला था कि पूरा इलाका एक बार फिर कांप उठा। ऊपर से धूल बरसने लगी। ऐसा लगा जैसे गुरुत्वाकर्षण गायब हो गया हो। मलबा बिना किसी भार के हवा में लगातार ऊपर उठने लगा। तभी नियो ने बेल्जेबब को देखा। उस विशाल प्राणी का रूप घायल हो गया था। उसका विशाल मुंह खुला हुआ था, मलबे को टुकड़े टुकड़े करके खा रहा था, चांद के टूटे हुए टुकड़ों को खा रहा था, जबकि वह नियो को बेताब तरीके से खोज रहा था। बेल्जेबब के शरीर से खून बह रहा था। कई चोटों से उसका मौलिक खून धीमी, चमकती धाराओं में बह रहा था। क्या उसने मुझे बचाने की कोशिश की? नियो ने सोचा। जब जीव ने आखिरकार उसे देखा तो उसने एक तनावपूर्ण चीख निकाली। अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में भी राहत स्पष्ट थी, लेकिन वह अब और नहीं रुक सकता था। एक अंतिम, कमजोर आवाज के साथ बेल्जेबब बेहोश हो गया, एक छोटे से कैटरपिलर रूप में सिकुड़ गया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। नियो ने धीरे से उस छोटे से रूप को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अच्छी तरह से आराम करो और ठीक हो जाओ। उसने अपनी जेब को धीरे से थपथपाया। बेल्जेबब ने एक बेहोश, कमजोर चीख निकाली, जैसे कि नियो को आश्वस्त कर रहा हो कि वह गहरी नींद में गिरने से पहले ठीक हो जाएगा।
ये सुनिश्चित करने के बाद कि बेल्ज़ेबब आराम कर रहा है, नियो ने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। दुनिया शांत थी, दूर से आग की चटकने और हवा में बहती राख की फुसफुसाहट को छोड़कर। एक बार चंद्रमा के विशाल टुकड़े उजाड़ परिदृश्य में बिखर गए, सब कुछ एक भयानक पीली चमक में नहा गया। मुझे यकीन है कि यह ज़्यूस की आवाज़ थी। वह कहाँ है? नियो ने कहा। वह उछल पड़ा। गिरते हुए चांद के कुछ टुकड़े इस क्षेत्र के आसपास गिरने के बाद ये जगह एक आपदा बन गई थी। जमीन पर गड्ढे बन गए थे, जो बची हुई गर्मी से मंद मंद चमक रहे थे, और टूटी हुई धरती से धुआं निकल रहा था। आकाशीय चट्टान के टुकड़े दांतेदार मोनोलिथ की तरह उभरे हुए थे, जिनमें से कुछ अभी भी बैंगनी ऊर्जा से चटक रहे थे। उनके उल्कापिंड के उतरने से आकाश साफ हो गया, जिससे नियो अंतरिक्ष में देख सका। शून्य अंतहीन था, अनगिनत सितारों से भरा कालापन का कैनवास। वह कई खंभे देख सकता था, जो बहुत ऊंचे थे, अंतरिक्ष में पहुंच रहे थे। वे पहले दिन से ही बढ़ रहे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि चांद कैसे गिरा। उसने चारों ओर देखा। चांद के मलबे के अंदर बैंगनी दरारें थीं। शून्य के भ्रष्टाचार ने इसे नष्ट कर दिया होगा, जिसके कारण ये भयावह आपदा हुई। जब नियो ने देखा तो उसके विचार अचानक रुक गए। पूर्व दिशा में एक सुनहरी बिजली चमकी। इसने एक गगनभेदी गर्जना के साथ आकाश को चीर दिया, जिससे एक पल के लिए बर्बाद परिदृश्य जगमगा उठा। वह जीवित है। नियो तेजी से आगे बढ़ा। उसके कदम हल्के और उत्सुक थे। वह बिजली के स्रोत की ओर दौड़ते हुए धूल उड़ा रहा था। उसके चारों ओर हवा चल रही थी, जिसमें जले हुए पत्थर और राख की गंध थी। जैसे ही वह उस क्षेत्र के पास पहुंचा, नियो ने कुछ नोटिस किया। उसकी मृत्यु के प्रति लगाव अलग तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था। वह जिस स्थान पर जा रहा था, वहां उसे कोई जीवित व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। नियो की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी गति बढ़ा दी, इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसके पीछे की छवियां धुंधली हो गईं। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी, फिर भी उसे भारहीन महसूस हो रहा था। जैसे ही वह लगातार बिजली गिरने के स्रोत पर पहुंचा, उसे ज़्यूस मिल गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। एक सिरहीन लाश कीड़ों से लड़ रही थी, मानो किसी प्रतिशोधी भूत ने उस पर कब्जा कर लिया हो। ये निश्चित रूप से एक लाश थी। गर्दन पर दांतेदार, फटे हुए निशान थे, मानो किसी कीड़े ने सिर को काटकर अलग कर दिया हो। कभी शक्तिशाली ज़्यूस मर चुका था, फिर भी उसका शरीर लड़ रहा था। उसकी लाश शायद मांसपेशियों की याददाश्त या ज़्यूस की बची हुई इच्छाशक्ति द्वारा नियंत्रित होकर लड़ रही थी। उसके हाथों से सुनहरी बिजली चमक रही थी, जो बार बार कीड़ों पर वार कर रही थी। फिर भी कीड़े सुरक्षित थे। उनके तड़पते हुए रूप हमलों से मुश्किल से ही प्रभावित हुए। नियो ने कोई हरकत नहीं की। वह अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। घंटों तक वह लाश को लड़ते हुए देखता रहा, हालांकि इससे कीड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने बार बार कीड़ों पर हमला करने के लिए बिजली के बोल्ट बुलाए। हालांकि हमले बेकार थे, लेकिन कीड़े लाश को नष्ट नहीं कर सके। चाहे वे कितनी भी क्रूरता से कुतरें, उनके दांत उसकी बेदाग त्वचा को काटने में विफल रहे। उन्होंने कान सुन्न करने वाली चीखें, ऊंची आवाज में चीखें निकाली जो उजाड़ युद्ध के मैदान में गूंज उठीं। जल्द ही जमीन कांप उठी। बंजर युद्ध के मैदान में दरारें फैल गईं, क्योंकि धरती से 3 विशाल खंभे फूट पड़े, जो एक भयावह आभा बिखेर रहे थे। सैकड़ों आंखें अपनी सतहों पर खुली हुई थीं, सभी ज़्यूस की लड़ाई की लाश पर टिकी हुई थीं। वे बिना पलक झपकाए उसे एक अप्राकृतिक शक्ति से भ्रष्ट करने की कोशिश करते हुए घूरते रहे। हालांकि कुछ नहीं हुआ। पागल कमीना। नियो को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। ज़्यूस मारा जा सकता था, लेकिन वह पराजित नहीं हुआ था। उसे देखते हुए नियो को अजीब सी भावनाओं का अनुभव हुआ। प्रशंसा, सम्मान, गर्व, दुख। नियो की निगाहों के पीछे वजन की भावना बदल गई। उसकी तलवार पर पकड़ मजबूत हो गई। धूल उसके चारों ओर घूम रही थी, हवा में खून की गंध अभी भी तीखी थी। दर्द के बारे में शिकायत करने का समय नहीं है। वह मुड़ा, विश्व समय मंत्र के जादुई घेरे के मूल स्थान पर लौटने की तैयारी कर रहा था। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आओ, उसने कहा, विदाई के शब्द छोड़ते हुए। उसने कुछ ही कदम उठाए थे कि एक ठंडी उपस्थिति ने उसकी इंद्रियों को छुआ, उसे रोक दिया। आवाज गूंजी, मैं अपनी सफलता में देर कर चुका था। अगर मैं कुछ सेकंड पहले होता, तो मैं पहले ही उनके हमलों के प्रति अभेद्य हो जाता और अपना सिर नहीं खोता। ज़्यूस नहीं, लाश नहीं, बल्कि ज़्यूस वहां खड़ा था। उसका आकार पारदर्शी था, फिर भी प्रभावशाली। उसके रूप के किनारों पर बिजली की हल्की चमक चमक रही थी। एक इंटेंट क्लोन, नियो ने बड़बड़ाया। क्या इस शरीर को यही कहते हैं? ज़्यूस की आवाज़ गूंजी, सुनी नहीं गई, लेकिन महसूस की गई, नियो के दिमाग पर दबाव डालते हुए। हाँ, मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि आप इस इंटेंट में उच्च महारत हासिल कर चुके हैं। नियो अंदर से हैरान था। ज़्यूस का
इंटेंट क्लोन किसी भी हमले का उपयोग नहीं कर सकता था, यह एक सरल प्रक्षेपण था, बोलने में भी असमर्थ था। इसने अपने विचारों को सीधे उसके दिमाग में प्रक्षेपित करने के लिए इंटेंट का उपयोग किया। फिर भी यह ज़्यूस की मृत्यु के बाद भी बना रहा। अचानक ज़्यूस ने आह भरी। मुझे चिंता थी कि कोई भी जीवित नहीं बचा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। कम से कम एक व्यक्ति जीवित है, और ऐसा लगता है कि आप इंटेंट का उपयोग भी कर सकते हैं। इंटेंट क्लोन ने वे सवाल नहीं पूछे जो ज़्यूस हमेशा से पूछना चाहता था। नियो के माता पिता का क्या हुआ? क्या एड्स ने कभी मेलिनोए के बारे में बात की? उसने वे सवाल नहीं पूछे। ऐसा लग रहा था कि ज़्यूस ने नियो के आश्चर्य को नोटिस किया, क्योंकि वह बोलना जारी रख रहा था। ये प्रक्षेपण लंबे समय तक नहीं चलेगा। मूल रूप से मैंने अपनी शक्ति के अंतिम अवशेष का उपयोग इस दुनिया को नष्ट करने की कोशिश करने के लिए करने की योजना बनाई थी। उम्मीद है कि परिणामस्वरूप होने वाली क्षति उन चीज़ों को भी नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि अब ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यूस नियो के सामने खड़ा था। बिजली उसके रूप के साथ धीरे धीरे नाच रही थी जब वह उसे आज्ञाकारी निगाह से देख रहा था। लेकिन नियो पीछे नहीं हटा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मैं माफ़ी मांगता हूँ, ज़्यूस ने अचानक कहा। भले ही आप एड्स के बेटे थे, लेकिन जब हम पहली बार मिले थे तो मेरे व्यक्तिगत एजेंडे के कारण आप पर हमला करना गलत था। उसके शब्दों ने नियो को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ज़्यूस ने नियो के जवाब का इंतजार नहीं किया और नियो के सिर पर अपना हाथ रख दिया। मैंने एक तकनीक को दूसरे में स्थानांतरित करने की यह तकनीक सीखी है। गया ने मुझे बताया कि इसे एक तलवारबाज ने बनाया था। इससे पहले कि नियो प्रतिक्रिया कर पाता या हिल पाता, सूचनाओं की बाढ़ उसके दिमाग में भर गई। जैसे ही उसने दूर जाने की कोशिश की, उसका शरीर अकड़ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़्यूस का रूप हिंसक रूप से कांप उठा जब उसने अपने शरीर का इस्तेमाल किया जो शुद्ध इरादे से बना था, और उसने सब कुछ नियो को दे दिया। अरे, फिर से ऐसा नहीं, नियो ने सोचा, सूचनाओं के अचानक प्रवाह के दौरान अपने शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका आसपास का दृश्य धुंधला हो गया और उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। मैं इस शरीर में केवल एक ही तकनीक डाल सकता हूँ। मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हें जीवित रहने में मदद करेगा। ज़्यूस के रुकने के बाद नियो को गिरने से बचने के लिए अपनी तलवार जमीन में गाड़नी पड़ी। ज़्यूस की बिजली की अवधारणा प्राप्त। नियो की आंखों के सामने एक स्क्रीन चमकी, लेकिन अक्षर विकृत लग रहे थे। उसकी चक्करदार दृष्टि के कारण फोकस में आते जाते और फोकस से बाहर होते जा रहे थे। नियो, ज़्यूस ने गंभीरता से कहा, भाग जाओ। यह विडंबना थी। ज़्यूस, जिसने मरने के बाद भी हार नहीं मानी थी, नियो को भागने के लिए कह रहा था। जब नियो ने कोई जवाब नहीं दिया तो ज़्यूस ने कहा, तुम जीवित बचे आखिरी इंसान हो। जब तक तुम जीवित हो, दुनिया नष्ट नहीं होगी। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें ऐसी तीव्रता थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर तुम अब तक जीवित रहने में कामयाब रहे हो तो तुम्हें इस ग्रह को छोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। कहीं और जाओ। ब्रह्मांड विशाल है। घर कहलाने वाली कोई नई जगह खोजो और वहीं बस जाओ। बेवजह बदला लेने के लिए तुम्हें पीछे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके चारों ओर हवा तेज हो गई, मानो ज़्यूस की दलील पर प्रतिक्रिया कर रही हो। लेकिन ज़्यूस ने जो भी कहा, नियो की निगाहों के पीछे का दृढ़ संकल्प नहीं बदला। उसने हार नहीं मानी। वह हार नहीं मानेगा। अगर तुम्हें बस इतना ही कहना है तो मैं चला जाऊंगा। तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? यहाँ रहकर तुम क्या करोगे? उस चीज़ को हराओ। नियो ने अपनी तलवार आसमान की ओर फैले विशाल उभरते खंभों की ओर तान दी। उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई और आने वाले तूफान की दूर की गड़गड़ाहट उजाड़ परिदृश्य में गूंज उठी। ये जगह मेरा घर है। अगर मैं जाता हूँ तो यह इसलिए होगा क्योंकि मैं ब्रह्मांड का भ्रमण करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि एक ठग ने मेरे घर पर हमला किया और मुझे अपनी दुम दबाकर भागना पड़ा। नियो जाने के लिए मुड़ा। ज़्यूस का इंटेंट क्लोन नियो को कॉन्सेप्ट देने के बाद मरने वाला था। उसके साथ वहां रहकर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। जब मैं चांद पर था तो मैंने कुछ ऐसा देखा था, ज़्यूस ने अचानक कहा। उसके अजीब शब्दों ने नियो के पैरों को रोक दिया। वह ज़्यूस की ओर देखने के लिए मुड़ा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम क्यों सोचते हो कि केवल मुझे ही चांद पर भेजा गया था और अन्य लोगों को नहीं? क्योंकि चांद का मान पृथ्वी के मान से अलग है। जागृत लोग इसे अवशोषित या उपयोग नहीं कर सकते। वास्तव में, ज़्यूस ने कहा, जागृतिकर्ता चंद्रमा के मान को अवशोषित नहीं कर सकते, इसलिए केवल वे ही लोग जिनके पास बड़ा मान पूल है या जो अवधारणाएं, मंत्र या आत्माएं इस्तेमाल करने में सक्षम है, ऐसी शक्तियां जिन्हें मान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ही चंद्रमा पर भेजा जाना चाहिए था। अंततः मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो मानदंडों पर खरा उतरा, क्योंकि बाकी लोग अन्य आपदाओं में व्यस्त थे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नियो ने पूछा। मुझे चंद्रमा के विश्वकोर से बात करने का मौका मिला। क्या? नियो की आवाज़ में अविश्वास स्पष्ट था। विश्वकोर से बात करना सरल नहीं था।
केवल गया और कुछ अन्य लोग ही पृथ्वी के विश्वकोर से जुड़ने में सक्षम थे। फिर भी वे कभी उससे बात नहीं कर सके। विश्वकोर ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। क्या चंद्रमा का विश्वकोर सौहार्दपूर्ण था? नियो ने सोचा, नहीं, यह असंभव है। चंद्रमा का विश्वकोर हमें धमकी दे रहा था कि बातचीत शुरू करने से पहले ये पृथ्वी से टकरा जाएगा। वह चीज़ पृथ्वी के विश्वकोर से भी ज्यादा पागल है। नियो के विचार तब टूट गए जब ज़्यूस ने फिर से बात की। नियो, क्या तुम विश्व ऊर्जा के बारे में जानते हो? नहीं, ये विश्वकोर द्वारा सीधे उत्पन्न ऊर्जा है। हमने इसे मन नाम दिया है। ज़्यूस ने इसे सरल शब्दों में समझाया। विश्व ऊर्जा और जागृत करने वालों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मन एक ही था, फिर भी पूरी तरह से अलग था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला अंतर शुद्धता का था। अगर विश्व ऊर्जा नदी की धारा की शुरुआत में नदी का पानी था, तो मन नदी का पानी होगा जब वह समुद्र में प्रवेश करने वाला होगा। नदी की शुरुआत और नदी के अंत दोनों में पानी है, लेकिन शुद्धता का अंतर पूरी तरह से अलग है। अब क्या तुम जानते हो कि विश्व ऊर्जा कैसे बनती है? ज़्यूस ने पूछा। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? नियो ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। मैं बता सकता हूँ कि तुम बचकर नहीं जाओगे। फिर मैं तुम्हें लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत बनने में मदद करूंगा, ज़्यूस ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। विश्व ऊर्जा तब बनती है जब दुनिया अपनी चेतना को जागृत करती है। उनकी चेतना इतनी मजबूत है कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में, शक्ति के रूप में किया जा सकता है, ज़्यूस ने समझाया। स्पष्टीकरण के बाद ज़्यूस ने और शब्द जोड़े। चूंकि तुम उन चीज़ों से लड़ने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें जितनी शक्ति मिल सकती है उतनी चाहिए। मेरी लाश और हमारे साथी जागृत लोगों के किसी भी अन्य शव को खा जाओ। नहीं, नियो का उत्तर सीधा था और इसने बातचीत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। ज़्यूस के इंटेंट क्लोन ने कुछ सेकंड तक नियो को घूरा, फिर उसने अपना सिर हिलाया। इंटेंट क्लोन गायब हो गया। यह अब अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सका, एक फुसफुसाहट के साथ गायब हो गया। जीवित रहो, नियो। ज़्यूस की आवाज़ नियो के दिमाग में उसके अंतिम शब्दों के रूप में गूंजी। नियो ने आखिरी बार उस जगह पर नजर डाली जहां ज़्यूस का इंटेंट क्लोन खड़ा था, फिर वह पलटा और चला गया। पागल कमीना, उस आदमी को जीवित रहने के लिए कह रहा है जिसे उसने मारने की कोशिश की थी। धन्यवाद। उसके शब्द और विचार विरोधाभासी थे, लेकिन आसपास कोई भी इसे नोटिस करने वाला नहीं था, कोई भी इसे इंगित करने वाला नहीं था। आखिरकार वह अकेला था। नियो वर्ल्ड टाइम स्पेल मैजिक सर्कल की ओर बढ़ गया। उसके चारों ओर की हवा तीखी गंध से भरी हुई थी। उसके विचार ज़्यूस के पहले के शब्दों के इर्द गिर्द घूमते रहे। वर्ल्ड एनर्जी दुनिया की चेतना थी। दुनिया की चेतना इतनी शक्तिशाली थी कि इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सकता था। ऊर्जा के रूप में चेतना, नियो ने बड़बड़ाया। उसकी नज़रें एकाग्र नहीं थीं, वह विचारों में खोया हुआ था। उसने वर्ल्ड टाइम स्पेल के मैजिक सर्कल को दिव्य ऊर्जा से भरना शुरू कर दिया। उसका दिमाग ज़्यूस के शब्दों को दोहराता रहा और उसकी आंखें घूम गईं, ज़्यूस की लाश के स्थान के पास 3 खंभों को घूरते हुए। चेतना की शक्ति, एक ही विचार नियो के दिमाग पर हावी हो गया। मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इरादा, हर वस्तु और क्रिया में इरादा था। यह एक सूक्ष्म शक्ति थी जिसे ज्यादातर लोग नहीं पहचान पाते, फिर भी यह हमेशा मौजूद रहती थी। जब नियो ने पहली बार इसकी खोज की थी तो उसने सोचा था कि यह विचारों की अभिव्यक्ति है, जो सही था, लेकिन इरादा सिर्फ उससे कहीं बढ़कर था। अगर इरादा सिर्फ विचार होते तो वह इसके जरिए आवाज़, दृश्य और स्वाद को महसूस नहीं कर पाता। क्या इरादा चेतना की शक्ति नहीं है? नियो ने सोचा। उसे लगा कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। उसने अपने हाथ को देखा। जब वह ध्यान लगा रहा था तो उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जब उसे एहसास हुआ कि इरादा सिर्फ विचारों से कहीं बढ़कर है, तो उसने इरादे के अंदर तकनीकों को संग्रहित करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे विचारों को उसके अंदर संग्रहित किया जाता है। ऐसा करने में उसे दशकों लग गए। इरादे में अपनी उच्च महारत की बदौलत अब वह एक इरादा क्लोन बना सकता था। इरादा और विश्व ऊर्जा किस तरह से अलग हैं? ज़्यूस ने उसे जो बताया और जो वह जानता था, उसके अनुसार दोनों उसे एक जैसे लगे। अनजाने में नियो का ध्यान दिव्य ऊर्जा को मंत्र में स्थानांतरित करने से हटकर अपने ज्ञानोदय पर केंद्रित हो गया। इरादे का ज्ञानोदय। नियो एक नए चरण पर पहुंचने की कगार पर था, जहां इतिहास में केवल कुछ ही लोग पहुंच पाए थे। उसे इसका एहसास नहीं था। वह इरादे और विश्व ऊर्जा के बीच के अंतर को समझने पर केंद्रित था। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नियो ने अपने चारों ओर देखा। आसपास का स्थान विशाल और धुंधला था। वह अपने आसपास के वातावरण को इरादे के रूप में देख सकता था। इससे उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल का अनुमान लगाने और दूसरों के साथी विचारों और भावनाओं को देखने की अनुमति मिली। अगर इरादा ऐसा कर सकता है, तो क्या विश्व ऊर्जा भी ऐसा कर सकती है? जवाब स्पष्ट रूप से नहीं था। विश्व ऊर्जा या मन तटस्थ था। ये तत्वों या भावनाओं से रंगा हुआ नहीं था। इससे नियो को एक और बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। मेरे इरादे में विचार, भावनाएं,
रंग, ध्वनियाँ, दृष्टि, स्वाद, गंध हैं। लेकिन विश्व ऊर्जा में ऐसा कुछ भी नहीं है। नियो ने अपने हाथ के चारों ओर इरादे को घूर कर देखा। उसकी उंगलियों के चारों ओर सफ़ेद रेखाओं की धुंधली धारियां घूम रही थीं। उसने इरादे से हर अनावश्यक चीज़ को हटाने की कोशिश की। सबसे पहले भावनाएं चली गईं, फिर दृष्टि, फिर स्वाद, रंग, ध्वनि और अंत में गंध। पीछे सिर्फ विचार रह गए। नियो के चेहरे पर पसीने की बूंदें लुढ़क गईं। उसकी सांसें तेज हो गईं, ठंडी हवा में धुंध छाने लगी। उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसके आसपास का वातावरण भारी होता जा रहा था, हर चीज़ पर दबाव डाल रहा था। देवदूत ने देखा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। ऊंचे पत्थर के खंभों पर हजारों आंखें इधर उधर हो गईं। उनकी निगाहें ज़्यूस की टूटी हुई लाश को छोड़कर नियो पर केंद्रित हो गईं। देवदूत ने सोचा कि शायद यह उसकी कोई नई चाल है। वह एक मनोरंजक खिलौने की तरह लग रहा था। यही वजह थी कि देवदूत ने उसे छोड़ दिया। अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह। देवदूत स्तब्ध रह गया। उसने और ध्यान से देखा, नियो के चारों ओर धुंधली ऊर्जा के संकेतों को देखा और तुरंत कीड़ों को उस पर हमला करने का आदेश दिया। राक्षसों का समुद्र आगे बढ़ा, तड़पते, विचित्र रूपों का एक ज्वार, ऐसी भयंकर चीखें जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाई थीं। ज्ञान में खोया नियो यह नहीं समझ पाया कि उसके आसपास क्या हो रहा था। फिर भी उसका शरीर हिल रहा था। अनगिनत लड़ाइयों से निखरी उसकी सहज प्रवृत्तियां जीवन में आ गईं। उसने अपनी तलवार पकड़ ली, जबकि उसका दिमाग अपनी नई समझ में डूबा हुआ था। तभी ज़्यूस की लाश फिर से हिल रही थी। यह नियो और निकट आने वाले कीड़ों के बीच कूद गया। लाश ने आने वाले राक्षसों का सामना करने से पहले नियो को देखने के लिए मुड़ा। धीरे धीरे उसने अपनी मुट्ठी उठाए, आने वाले झुंड का सामना करने के लिए तैयार हो गया। पूर्वी ड्रैगन के रूप में घनीभूत सुनहरी बिजली उसके पो के चारों ओर इकट्ठी हो गई, एक भयंकर चमक के साथ चटकती हुई जिसने ऊपर तूफानी आकाश को रोशन कर दिया। गड़गड़ाहट हुई, उजाड़ युद्ध के मैदान में गूंज उठी। उसने मुक्का मारा। बिजली ड्रैगन कला, ड्रैगन की दहाड़। उसकी मुट्ठी से बिजली निकली, जो शुद्ध बिजली के झिलमिलाते तराजू के साथ क्रूर पूर्वी ड्रैगन में बदल गई। ड्रैगन आगे बढ़ गए। उनकी तीखी दहाड़ें गरज के साथ विलीन हो गईं, क्योंकि वे कीड़ों के तड़पते हुए समूह के चारों ओर लिपट गए। उनके लंबे, सर्प जैसे शरीर मुड़ गए। एक अवरोध बना जिसने जीवों को फंसा दिया और उन्हें नियो तक पहुंचने से रोक दिया। तुम शापित लाश हो, एंजल की आवाज गरजी। रास्ते से हट जाओ। उसकी आवाज ने आसमान को हिला दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मार दूंगा क्योंकि तुम इस दुनिया के पवित्र खजाने हो? एंजल के दिमाग में अलार्म बज उठा, क्योंकि उसे लगा कि नियो के इर्द गिर्द बढ़ती हुई शक्ति विस्फोट के कगार पर तूफान की तरह घूम रही है। उस शक्ति को रोकना ही था, किसी भी कीमत पर। उस शक्ति को नश्वर लोगों द्वारा नहीं जगाया जाना चाहिए। एंजल की दहाड़ के जवाब में ज़्यूस की लाश ने खून से सने हाथ से इशारा करते हुए उसे और ताना मारा। अगर लाश का सिर होता तो वह जरूर मुस्कुरा रही होती। तुम। एक बहरा कर देने वाली दरार के साथ जमीन से दर्जनों विशाल पत्थर के खंभे फट गए। खंभों पर रखे मुंह से रेंगते हुए कीड़ों की अंतहीन धारा निकल रही थी। वे नियो की ओर एक उन्मत्त ज्वार में छटपटा रहे थे। ज़्यूस की लाश खतरनाक गति से आगे बढ़ी। उसकी हरकतें सुंदर और क्रूर दोनों थीं। नियो को हमले से बचाने के लिए लात मारना, मुक्का मारना, बिजली के बोल्ट और ड्रैगन को बुलाना हर प्रहार की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी, जो उनके पैरों के नीचे की जमीन को और भी चकनाचूर कर रही थी। हालांकि नियो बेखबर था। अराजकता के बीच बैठा, वह स्थिर रहा। उसके शरीर पर उसके चारों ओर सफ़ेद फुसफुसाहट की वजह से हल्की रोशनी पड़ रही थी। जैसे जैसे उसकी एकाग्रता बढ़ती गई, उसकी भौहें सिकुड़ती गईं। वह इरादे को समझने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने आसपास हो रही लड़ाई पर ध्यान ही नहीं गया। उसका शरीर तभी हरकत में आया जब उसे सहज रूप से रक्तपात का एहसास हुआ। साम्राज्य पर और अध्याय खोजें। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है, तलवार पर उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह पूरी तरह से ध्यान में लौट आया। नियो का पूरा ध्यान अपने इरादे से विचारों को हटाने पर था। उसने हमेशा विचारों से इरादे बनाए थे, इच्छाएं, विश्वास, आस्थाएं। लेकिन अब वह समझ नहीं पा रहा था कि इरादे उनके बिना कैसे अस्तित्व में रह सकते हैं। यह उसके लिए असंभव था, जैसे नंगे हाथों से हवा को पकड़ने की कोशिश करना। विश्व ऊर्जा दुनिया की चेतना है। ज़्यूस के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। नियो को इरादे की अपनी समझ याद आई। इच्छाशक्ति ने इच्छाशक्ति बनाई, इच्छाशक्ति ने इरादे बनाए, और विश्व ऊर्जा दुनिया की चेतना है। चेतना क्या है? नियो के विचार मंथन कर रहे थे। उसे यह महसूस हो रहा था, वह सफलता के कगार पर था। क्या चेतना इच्छा है? नियो ने अपनी इच्छा का अनुकरण करने की कोशिश की। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसकी एकाग्रता आसमान छू रही थी। अपनी इच्छा का अनुकरण करना उसके लिए भी आसान नहीं था। आमतौर पर वह अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करता था। इच्छाशक्ति के बजाय इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करना कच्ची सब्जियां खाने जैसा था।
यह असामान्य, कड़वा और अपरिष्कृत लगा, लेकिन वह डटा रहा। जैसे जैसे वह अपनी इच्छाशक्ति का अनुकरण करता गया, उसने इसे ध्यान से देखा। निश्चित रूप से इच्छाशक्ति इरादे के बहुत समान थी, हालांकि इसमें भावनाएं, विचार या अन्य बाहरी इनपुट शामिल नहीं थे। इच्छाशक्ति का उपयोग करते हुए मैंने अपनी इच्छाशक्ति को अपने विचारों के साथ अनुकरण किया। इसने मेरे विचारों और इच्छाशक्ति को मिलाकर इरादे का निर्माण किया। नियो की मंशा और इच्छा की समझ अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी। नियो ने अपनी इच्छा को फिर से देखा। हालांकि ये दूषित नहीं थी, लेकिन यह कमज़ोर थी। यह उस पौराणिक, सर्वशक्तिमान विश्व ऊर्जा से दूर दूर तक भी मिलती जुलती नहीं थी जिसके बारे में उसने सुना था। नियो को लगा कि यह स्तब्ध है। उसे यकीन था कि ये विश्व ऊर्जा है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं थी। ये बहुत कमज़ोर है। रुको, कमज़ोर? तो एकमात्र समस्या यह है कि यह कमज़ोर है न? अगर खाने में मसाले कमज़ोर थे तो आपने क्या किया? आपने उनमें और मसाले डाले। नियो ने तुरंत काम किया। उसने अपनी इच्छा का अनुकरण किया और अपनी इच्छा को इच्छा पर ओवरलैप करना शुरू कर दिया। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा था, जैसे कोई हथौड़ा उसकी खोपड़ी पर दबा रहा हो। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे नियो सहन नहीं कर सकता था। अगर नियो को किसी एक चीज़ पर भरोसा था कि वह सबसे अच्छा है, तो वह थी उसकी मानसिक शक्ति। उसकी इच्छाशक्ति नियो की मानसिक दृढ़ता की गहराई से प्रकट हुई। ये सघन होती गई और भारी होती गई। नियो के चारों ओर सफ़ेद ऊर्जा की किरणें उभरने लगीं, जो फर्श से उठती धुंध की लपटों की तरह बहने लगीं। हवा घनी और शक्ति से भरी हुई लग रही थी। देवदूत ने इसे देखा। कीड़ों ने ज़्यूस की लाश को घेर लिया था, जो एक घृणित द्रव्यमान में तड़प रही थी। वे अब एक विचित्र ज्वार की लहर की तरह नियो की ओर भाग रहे थे। बस कुछ और सेकंड और देवदूत नियो की देखभाल कर सकता था। नियो जाग गया। उसने शांति से अपनी आंखें खोलीं। जब वह अस्त व्यस्त दृश्य को देख रहा था तो उसकी निगाहें चुभ रही थीं, रेंगते हुए कीड़े, विशाल खंभे और मुंह भय में जमे हुए देवदूत। उसकी आंखें ज़्यूस की लाश की ओर मुड़ गईं, जो राक्षसी कीड़ों के तड़पते हुए ढेर के नीचे दबी हुई थी। युद्ध का मैदान एक विचित्र बंजर भूमि थी। हवा में सड़न की बदबू भारी थी और जमीन दुर्गंध से भरी हुई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने विश्व ऊर्जा को जागृत कर लिया है। एक नया जागृत आरोही कुछ भी नहीं है। इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, इससे पहले कि तुम उन शक्तियों का उपयोग करना सीखो। नियो ने नरसंहार में गूंजती हुई देवदूत की चीखों को अनदेखा कर दिया। उसने अपना हाथ अपनी तलवार की मूठ पर रखा। ब्लेड अपनी म्यान के अंदर आराम कर रहा था। म्यान के चारों ओर सफ़ेद ऊर्जा के कण तैर रहे थे। दिव्य तलवारबाजी 8वां रुख। एक विशालकाय कीड़ा उसकी ओर झपटा। उसका विशाल मुंह उसे पूरा निगलने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका मांस सिकुड़ गया, जिससे अम्लीय पित्त बिखरी हुई धरती पर टपकने लगा। चकमा देने या हमला करने के बजाय नियो ने अपना मंत्र पूरा किया। कामी नो शिनपेन, ईश्वर का दिव्य न्याय। नियो ने अपनी तलवार कभी नहीं खींची। जैसे ही उसने शब्द बोले, उसके शरीर से ऊर्जा की एक अत्यधिक मात्रा बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे हवा में अंधा कर देने वाली सफ़ेद रोशनी फैल गई। विशालकाय कीड़ा बीच में ही रुक गया। नियो पर हमला करने वाला कीड़ा, ज़्यूस की लाश को कुचलने वाले कीड़ों का समुद्र और दूरी पर मंडराते 1000 आंखों वाले खंभे, सभी को साफ साफ 2 टुकड़ों में काट दिया गया। उनके शरीर के 2 हिस्सों के बीच से सफ़ेद लपटें जल उठीं, जो कट के बिंदु से ही उन्हें भस्म कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो एक असंभव रूप से लंबे ब्लेड ने एक ही झटके में पूरे युद्ध क्षेत्र को चीर दिया हो, और वह भी इतनी तेजी से कि उसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकता था। कीड़े जमीन पर तड़प रहे थे। उनके कटे हुए हिस्से ऐंठ रहे थे, चीख होने में असमर्थ थे। खंभों ने एक तीखी चीख निकाली, क्योंकि उनके ऊपरी हिस्से ढह गए और राख के टुकड़ों में बदल गए। 8वां रुख, कामी नो शिनपेन। इस तकनीक ने काटने की क्रिया को मिटा दिया। नियो की तलवार तकनीक 3 भागों से बनी थी: मंत्र, क्रिया, हमला, हमले की लैंडिंग। जैसे ही 8वें रुख का मंत्र पूरा हुआ, हमला उतर गया। किसी ने नियो को हमला करते नहीं देखा, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया। वह 8वां रुख था। तलवार घुमाने की क्रिया समय के साथ मिट गई। केवल उसका प्रभाव रह गया। कीड़ों को घायल करने के बाद नियो ने उनके अवशेषों पर कदम रखा। उसके जूतों ने बर्बाद जमीन पर झुलसे हुए निशान छोड़े। वह ज़्यूस की टूटी हुई लाश के पास गया। तुम ठीक हो? लाश बिना सिर के खड़ी हो गई और बिना जवाब दिए चली गई। फिर ऐसा नहीं था कि वह बिना सिर के बात कर सकती थी। नियो की आंखों के सामने स्क्रीन दिखाई दी। आपने $W के देवदूत पर घाव कर दिया है। खोज $W के देवदूत पर घाव कर दो, पूरी हो गई। पुरस्कार, जीवन आत्मीयता। नियो ने अपने अंदर एक विदेशी लेकिन परिचित शक्ति को पनपते हुए महसूस किया। जीवन की शक्ति। जैसे ही उसे यह मिला और अधिक सूचनाएं आने लगीं, जीवन आत्मीयता का पता चला। आशीर्वाद के तीसरे चरण को पूरी तरह से खोलने की शर्तें पूरी हो गई हैं।
तो यही कारण था कि मैं चाहे जो भी करूं, तीसरे चरण को पूरी तरह से जागृत नहीं कर पाया। इसके लिए मुझे जीवन आत्मीयता की आवश्यकता थी। नियो की इच्छा थी कि उसे इन चीज़ों के बारे में अधिक जानकारी दी गई होती, बजाय इसके कि उसे अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता। वह दशकों तक बिना ये जाने कि अपने आशीर्वाद के तीसरे चरण को कैसे खोलना है, गुजर गया। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने प्राइमोजेनिटर कौशल को जागृत कर लिया था। जब तक उसके पास खाली स्लॉट होंगे, यह उसे इन चीज़ों के बारे में बताएगा। नियो ने अपनी मुट्ठियां कसी और खोली। वह महसूस कर सकता था कि विश्व ऊर्जा उसके अंदर से बह रही है। यह एक सौम्य लेकिन जबरदस्त धारा थी, जो उसके द्वारा पहले इस्तेमाल की गई शक्ति से कहीं अधिक जीवंत थी। वह आसानी से अपने वर्तमान स्व और अपने उस संस्करण के बीच अंतर बता सकता था जिसने विश्व ऊर्जा को जागृत नहीं किया था। अब उसके पिछले 20 स्व भी उसके सामने कुछ नहीं थे। नियो खुद को कड़वाहट से मुस्कुराने से नहीं रोक सका। बहुत सी चीजें जो उसने पहले नहीं देखी थीं, अब उसके लिए दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गईं। आखिरकार टुकड़े एक साथ फिट हो रहे थे। पहले वह सोच रहा था कि जब उसने अनंत और अमर का उपयोग करके खुद को पुनर्जीवित किया तो दिव्य ऊर्जा कहाँ से आए। ये समझ में नहीं आया कि पुनरुद्धार के बाद उसका दिव्य ऊर्जा पूल फिर से भर गया था। ये सब मेरी इच्छा शक्ति थी, उसने बड़बड़ाया। वह बहुत पहले से ही विश्व ऊर्जा को जगाने की कगार पर था। उसके अमर कौशल को सक्रिय करने की शक्ति उसकी इच्छा शक्ति से आ रही थी। उसे इसका एहसास ही नहीं था। उसके दिमाग में एक हल्की सी झनकार गूंजी, जिसने उसका ध्यान वापस उसके सामने तैरती सूचनाओं पर खींचा। स्थिति को संस्करण 3.0 में अपग्रेड करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी हो गईं। क्या आप स्थिति स्क्रीन को अपडेट करना चाहेंगे? नियो ने लाइनें पढ़ीं। हाँ, अपग्रेड पूरा होने तक स्थिति बंद रहेगी। शेष समय अनिश्चित। जब उसने देवदूत की आवाज़ सुनी तो उसका ध्यान देवदूत की ओर चला गया। इससे कुछ नहीं बदलता। देवदूत की आवाज़ फिर से अपने शांत, ताना मारने वाले अंदाज में आ गई। अब तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, तो क्या तुम कोई खास नुकसान करने से कोसों दूर हो? विश्व ऊर्जा का जागरण असीमित अप्रयुक्त क्षमता के जागरण का संकेत था। हालांकि इस दुनिया में केवल नियो और एंजल ही मौजूद थे। उसे सिखाने वाला कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका प्रतिद्वंद्वी हो और उसकी प्रेरणा बन सके। वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। बस यहाँ सड़ो। एंजल नाराज था कि वह अपनी जागृति को रोक नहीं सका, हालांकि बस इतना ही था। ये केवल एक असुविधा थी। कुछ समय पहले एंजल विश्व ऊर्जा की शक्ति से बहुत डर गया था और भूल गया था कि इरादे का मार्ग कितना कठिन था। बुद्धिमान गुरुओं के नेतृत्व में भी स्वर्ग से भेजे गए प्रतिभाशाली लोग मुश्किल से कोई प्रगति कर पाए। नियो अकेला था, एक ऐसे ग्रह पर जहां कोई नहीं बचा था। वह कुछ नहीं कर सकता था। एंजल ने अपना ध्यान वापस ज़्यूस की लाश पर केंद्रित कर दिया। नियो ने भी इसे युद्ध में शामिल करने की कोशिश नहीं की। वह मुड़ा और विश्व समय मंत्र के जादू के घेरे के मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। आकाश काला था, अशुभ बादलों से घिरा हुआ था। दूर से गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट ने तनावपूर्ण माहौल को और बढ़ा दिया। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। साम्राज्य के साथ और कहानियां खोजें। इसे एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए उसने अपनी विश्व ऊर्जा को जादू के घेरे में स्थानांतरित कर दिया। यह नीचे की ओर बहकर धरती में आ गई। धरती चमकने लगी। सतह के नीचे से एक नर्म चमक निकल रही थी। इसके ऊपर सिगिल दिखाई दिए जो अलौकिक शक्ति से चमक रहे थे। दबाव की एक अत्यधिक मात्रा बढ़ गई। ये बढ़ता ही रहा जब तक कि यह लगभग असहनीय नहीं हो गया। जब यह अपने चरम पर पहुंच गया तो कुछ भी नहीं हुआ। मंत्र की चमक फीकी पड़ गई और इसकी आभा गायब हो गई। मंत्र विफल हो गया, नियो ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ में निराशा झलक रही थी। वह इस नतीजे से हैरान नहीं था। देवदूत को विश्व समय मंत्र के बारे में पता था और उसने उसे मंत्र सक्रिय करने से रोकने की कोशिश नहीं की। कोई कारण रहा होगा। उसे पता था कि मंत्र सक्रिय नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने अपना जबड़ा भींच लिया और अपना सिर ऊपर उठाया, आसमान की ओर देखा। ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे और हवा तेज होने लगी। दिनों दिन वह अपनी सीमाओं को पार कर रहा था, लेकिन चुनौती की दीवारों पर चढ़ने के बाद उसे और भी निराशा मिली। उसके लिए कोई मीठा अंत नहीं था। विश्व समय मंत्र के बिना सब कुछ बिखर जाएगा। इस बकवास को छोड़ो। अगर मंत्र सक्रिय नहीं होगा तो मैं उस कमीने को मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो। नियो ने अपनी तलवार जमीन से बाहर खींची। ब्लेड के चारों ओर की धरती टूट गई क्योंकि उसने उसे मुक्त किया। ब्लेड मंद रोशनी में चमक रहा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन उसके पिछले प्रयासों से फटी और झुलसी हुई थी। क्या वह खुद समय को पीछे मोड़ सकता है? ये काम नहीं करेगा। नियो का समय का प्रकटीकरण समय में पीछे जाने के लिए तैयार नहीं था। ये समय को निगलने के लिए उपयुक्त था। अगर वह समय में इतनी उच्च महारत हासिल करना चाहता था कि वह समय में वापस यात्रा कर सके, तो अपने समय के प्रकटीकरण के साथ भी
उसे दशकों, शायद सदियों, उम्मीद है कि एक सहस्राब्दी नहीं, के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। समय में पीछे जाने की कठिनाई घातीय थी। 1 वर्ष पीछे जाना कठिन था। केवल प्रतिभाशाली समय जादूगर ही समय में 2 वर्ष पीछे जा सकते थे। 3 वर्ष पीछे जाना अनसुना था। 4 वर्ष पीछे जाना केवल एक सदी में एक बार होने वाले प्रतिभाशाली लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। 5 वर्ष पीछे, आपको समय और भाग्य द्वारा लक्षित न होने के लिए एक प्रतिभाशाली और भाग्यशाली होना चाहिए था। लेकिन 1000 वर्ष, यह असंभव था। जब तक नियो कुछ दशक पीछे अतीत में जाने में सक्षम होता, तब तक 1000 साल बीत चुके होते। इस तरह के व्यर्थ प्रयास के बजाय वह प्रशिक्षण लेना और एंजल को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत बनने की कोशिश करना पसंद करेगा। मुझे पता है कि मुझे उस चीज़ को नाराज़ करने के लिए क्या करना चाहिए। नियो पूर्व की ओर चला गया, जहां वह सुनहरी बिजली चमकती देख सकता था। उसके चारों ओर की हवा ऊर्जा से भर गई। एंजल ने ज़्यूस की लाश के बारे में कुछ कहा जो पवित्र खजाना है। ये निश्चित रूप से उसे निशाना बना रही है। एंजल नियो को अनदेखा कर रहा था। यह उसे मार नहीं सकता था, और अब जब उसने विश्व ऊर्जा को जागृत कर लिया था, तो यह उसे फंसा नहीं सकता था। चूंकि नियो नीचे नहीं रह सकता था, इसलिए एंजल ने उसे अनदेखा करने का फैसला किया। लेकिन नियो को पता था कि एंजल को नाराज़ करने के लिए क्या करना है। नियो उस स्थान पर पहुंचा जहां ज़्यूस की सिरहीन लाश एंजल से लड़ रही थी। उनके चारों ओर की ज़मीन जल चुकी थी और हवा सड़न की गंध से भरी हुई थी। ऊपर का आसमान काला पड़ रहा था। दूर से गड़गड़ाहट के साथ भारी बादल भयावह रूप से घूम रहे थे। नियो अंदर की ओर गोता लगा रहा था। ज़्यूस की लाश ने उससे लड़ने की कोशिश नहीं की और नियो के खिलाफ अपनी सुरक्षा कम कर दी। उसने नियो पर भरोसा किया। नियो ने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने लाश की पीठ पर अपनी हथेली रखी और अपनी शाश्वत नींद की अवधारणा को उसके शरीर में धकेल दिया। उस पल की शांति अचानक एक झटके से टूट गई क्योंकि लाश लड़खड़ा गई, नियो के अचानक हमले से हैरान। नियो ने रुका नहीं और उसने अपना सब कुछ इस्तेमाल किया। विश्व ऊर्जा द्वारा संचालित उसकी अवधारणा काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी। उसके आसपास की दुनिया गुनगुनाती हुई लग रही थी क्योंकि ऊर्जा उसके भीतर बह रही थी, जो उसके हर कदम को सशक्त बना रही थी। ज़्यूस की लाश ने नियो पर भरोसा करते हुए उससे बचाव करने की कोशिश नहीं की थी, और इस तरह हमला उस पर ठीक से हुआ। लाश गिर गई। इससे पहले कि उसका शरीर ज़मीन पर गिर पाता, नियो ने ज़मीन पर अपना शैडो स्पेस खोला और लाश को उसमें गिरने दिया। लाश के नीचे छायाएं फैल गईं, मानो वे जीवित हों, उसे पूरा निगल रही हों। मुझे कुछ दिनों के बाद इसे फिर से सुलाना है। गंभीरता से, ये किस तरह की रक्षात्मक क्षमता है। नियो केवल ज़्यूस की लाश की स्थायित्व पर आश्चर्यचकित हो सकता था। शरीर माप से परे लचीला था। अगर वह मर नहीं गया होता, तो वह एंजल से लड़ने में सक्षम हो सकता था। हालांकि वह मर चुका था। अगर वे जीवित नहीं रह सकते तो प्रतिभा बेकार थी। नियो की हरकतों ने एंजल को आश्चर्यचकित कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लाश चाहिए। नियो ने अपनी तलवार कीड़ों पर तान दी। उसके चारों ओर की जमीन कांप उठी और हवा चीखने लगी क्योंकि चारों तरफ से काले, ऐंठते हुए रूप झुंड में आ गए। आओ और इसे ले लो। कीड़े, घिनौने और विचित्र, उसे हर दिशा से घेर लिया। उनके शरीर एक अंतहीन द्रव्यमान में छटपटा रहे थे। नियो अब असहाय नहीं था। उसने बिना रोक टोक के वार किए। ब्लेड मंद प्रकाश में चमक रहा था, हवा को इतनी ताकत से काट रहा था कि उसके नीचे की जमीन फट गई। उसके ब्लेड की चाप ने हवा और धरती को चीर दिया। आपकी अगली यात्रा साम्राज्य में प्रतीक्षा कर रही है। इसने आसमान को चीर दिया, जिससे परे का अंधेरा दिखाई देने लगा। कीड़े टुकड़े हो गए, उनके शरीर टुकड़ों में गिर गए, जमीन पर गिरते ही तड़पने लगे। तुम्हें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उसके शब्दों ने देवदूत को परेशान कर दिया। इसने विशाल कीड़ों की भीड़ को बुलाया। जबकि नियो शांत दिख रहा था, उसके विचार अंदर ही अंदर घूम रहे थे। इसने पिताजी को कैसे मारा और इस तरह की ताकत से अंडरवर्ल्ड को कैसे नष्ट किया। मैं जीवित लोगों की दुनिया को समझ सकता हूं क्योंकि हमारे पास कोई भी जागृतिकर्ता नहीं था जो शीर्ष ग्रेड एक एम्पायरियन डेमिगॉड्स जितना मजबूत हो। लेकिन अंडरवर्ल्ड में महान देवताओं के बराबर प्राणी थे, और इसका एक पिता था जो एक भगवान था। नियो ने अपनी जिज्ञासा दबा ली। उसके पास उत्तर खोजने के लिए दुनिया भर का समय था। वह कीड़ों से भिड़ गया। युद्ध का मैदान घनी, सड़ांध भरी हवा से भर गया था, जीवों के झुंड से जमीन हिल रही थी। देवदूत के मानसिक हमले वापस आ गए। कीड़ों से लड़ते हुए नियो के दिमाग पर दबाव की लहरें उठ रही थीं। चाहे उसने कितने भी कीड़े मारे हों या कितने भी खंभे नष्ट किए हों, वे आते ही रहते थे। लड़ाई अंतहीन रूप से चलती रही। हफ्तों तक लड़ने के बाद थककर नियो आखिरकार युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। उसका शरीर टूटे हुए पत्थर और सड़ते हुए कीड़ों के मलबे में बिखर गया। जब वह मरा तो उसका शैडो स्पेस खुल गया। ज़्यूस की लाश उसमें से बाहर फेंकी गई, एक भारी धमाके के साथ जमीन पर। देवदूत ने हमला किया, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लाश अचानक जाग गई।
नियो ने मरने से पहले अपनी अवधारणा को हटा दिया था, जिससे ज़्यूस की लाश जाग गई। 12 घंटे तक लाश देवदूत की पकड़ से बचने के लिए इधर उधर घूमती रही। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम देवदूत को और अधिक परेशान करता प्रतीत हुआ। शेष समय 00 घंटे 00 मिनट। आपकी मृत्यु के 12 घंटे बीत चुके हैं। आपको बलपूर्वक पुनर्जीवित किया जाएगा। नियो पुनर्जीवित हो गया। जैसे ही वह जागा, उसने ज़्यूस की लाश की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर लड़ना शुरू कर दिया। वह मर गया, उसे पुनर्जीवित किया गया। वह लड़ा, वह मर गया, वह पुनर्जीवित हो गया। नियो के लिए समय धीरे धीरे अपना अर्थ खोता चला गया। उसकी ताकत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। उसे अंतहीन लड़ाइयों से गुजरना पड़ा। वह बिना रुके लड़ता रहा। क्या तुम रुक जाओगे? मुझे रुक जाने दो। देवदूत की आवाज़ आसमान में गूंज उठी, बिखरी हुई जमीन पर गूंज उठी। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। मुझे तंग करना बंद करो। चाहे उसने कितनी भी बार मानव को कुचला हो, वह फिर से उठ खड़ा हुआ। और फिर से, मुझे क्यों रुकना चाहिए? लाल आंखों वाला मानव युद्ध के मैदान में बिखरे अनगिनत खंभों की ओर चला गया। उसके नंगे पैरों ने फटी हुई जमीन पर गहरे, खूनी निशान छोड़ दिए। उसके लंबे बाल जमीन तक पहुंच गए। उसका शरीर जख्मों से ढका हुआ था। शून्य द्वारा बार बार छोड़े गए घाव स्थायी हो गए, पुनर्जीवित होने के बाद भी ठीक नहीं हुए। बस रुक जाओ, मैं तुमसे पहले ही तंग आ चुका हूँ। मुझे पवित्र खजाना दो और मैं चला जाऊंगा। तुम लड़ते क्यों रहते हो? तुम्हारी दुनिया चली गई है। कहने की जरूरत नहीं कि नियो का उसके अनुरोध का पालन करने का कोई इरादा नहीं था। स्फिंक्स के चौथे दर्शन में वह हार मान चुका था। वह मरती हुई दुनिया में बनाई गई एक झोपड़ी के अंदर बैठकर डायरी लिख रहा था। लेकिन नियो अलग था। उसने कभी हार नहीं मानी, एक पल के लिए भी नहीं। उसने सदियों तक लगातार लड़ाई लड़ी। उसका शरीर अनगिनत बार टूटा, फिर भी उसकी आत्मा अखंड रही। मैं क्यों लड़ता रहता हूँ? नियो ने पूछा। उसकी तलवार, जो छाया की एक काली शाखा की तरह दिखती थी, जमीन में धंस गई, जिससे काली ऊर्जा फूट रही थी। मुझे ये समझने में 2 शताब्दियां लग गईं, लेकिन सभी को बचाने और तुम्हें हराने का एक तरीका है। वह क्या है? देवदूत ने पूछा। उसकी आवाज़ थकी हुई थी, फिर भी जहर से भरी हुई थी। मुझे बस जिंदा रहने की ज़रूरत है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं जीतूंगा। आयामों का अंतर, छाया जगत और पृथ्वी आयाम के बीच। विभिन्न आयामों के बीच समय एक समान नहीं था। जबकि नियो ने सदियों जैसा अनुभव किया था, जैक के लिए केवल कुछ सेकंड ही बीते थे। हालांकि जैक को इस बात का एहसास नहीं था। वह अमर है। जैक ने अविश्वास से कांपती आवाज में पूछा। इससे वह कैसे बचेगा? गेटकीपर JH48 के शब्दों ने उसकी छाती पर निराशा की भावना को और गहरा कर दिया। उसकी आंखें उसे चीरती हुई लग रही थीं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उस जगह पर अंतहीन यातनाएं दी जाएंगी? उसने पूछा। पहले उसे शांत करने के उसके प्रयासों के बावजूद जैक अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। उनकी परिस्थितियों की सच्चाई बहुत निराशाजनक थी। ऐसा लगता है कि सुप्रीम ने हमें आपको सच बताने की अनुमति दी है, JH48 ने कहा। उसने जैक को एक अविचल नज़र से देखा। मुकदमा अभी भी चल रहा है। नियो हारग्रेव्स का पीछे रहना ही आपके पास शैडो ट्रायल को पास करने का एकमात्र मौका है। क्या? उसका दिल धड़क उठा। उसके शब्दों ने उसका ध्यान खींचा था। जैक ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। उसके सीने में हताशा भड़क उठी। तुम्हारा क्या मतलब है? एम्पायर में नए अध्याय पढ़ें। मुकदमा अभी भी चल रहा है। जब तक नियो हारग्रेव्स जीवित है, उसके पास इसे पास करने का मौका है। क्या तुमने हमें नहीं बताया कि ट्रायल पहले ही पूरा हो चुका है? हमें पुरस्कार भी मिले। जैक की निराशा बढ़ गई। ये ट्रायल का एक हिस्सा था, JH48 ने समझाया। जहां तक आपके पुरस्कारों की बात है, शैडो ट्रायल के प्रतिभागियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी समय हार मानने की अनुमति है। आपका पुरस्कार ऐसा था जो हमेशा संभव था। जो प्रतिभागी चले जाते हैं उन्हें वापस जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन सुप्रीम ने आपके लिए एक अपवाद बनाया है, जैक हन्मा। उसके शब्द हवा में ठंडक से भी ज्यादा जोरदार थे। जैक का दिमाग तेजी से चल रहा था और वह अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे तुमसे उम्मीदें थीं, लेकिन तुमने उसे निराश किया है। तुमने दिव्य ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होने के बावजूद अंतिम लड़ाई में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया और अपने अस्तित्व के बीज को भ्रष्ट कर दिया और अपनी क्षमताओं को खो दिया। जैक ने महसूस किया कि उसकी निंदा की गर्मी उस पर हावी हो गई। उसका गला रुंध गया। जबकि यह सच है कि अंतिम लड़ाई से पहले तुम्हारे प्रदर्शन ने दशकों तक समाज को शांत करने में मदद की, यह उस गलती को कवर नहीं कर सकता जो तुमने हमें दिखाई है, JH48 ने जारी रखा। जैक ने स्पष्टीकरण का कोई भी हिस्सा नहीं सुना। उसका ध्यान केवल पहले भाग पर केंद्रित था। अगर मेरी इच्छा एक इच्छा नहीं थी, तो नियो के बारे में क्या? क्या उसने अपने छाया तत्व को जगाने के बारे में नहीं पूछा?
नियो का छाया तत्व जागृत नहीं हुआ क्योंकि सुरपेमेड ने उसकी छाया को छाया तल से बाहर जाने से रोक दिया था। सुरपेमेड अपनी छाया को वापस देने को पुरस्कार के रूप में नहीं गिनेगा। जैक अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सका। वे एक उलझन भरी गड़बड़ी थीं। उसकी उंगलियां उसकी भुजाओं पर कसी हुई थीं और उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं। उसने अपने विचारों को साफ करने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया। तो फिर परीक्षण के बारे में क्या? इसे कैसे साफ किया जा सकता है? जैक हनमा, अतीत का विश्वकोर नष्ट हो गया था। यही कारण था कि मैना नष्ट हो गया था और कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन आप और नियो कर सकते थे। आप दिव्य ऊर्जा का उपयोग क्यों कर सकते थे? J-48 जारी रहा। आखिरकार दुनिया अतीत में नष्ट हो गई थी। भविष्य में इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। भविष्य में कोई विश्वकोर न होने के कारण आपको भी जागृतिकर्ताओं की तरह शक्तिहीन हो जाना चाहिए था, जे ने कहा। गुड़िया की बातें सुनकर जैक का दिमाग घूम गया। यह एक विरोधाभास था, लेकिन विरोधाभास का हमारी वर्तमान स्थिति से क्या लेना देना है? उसने उत्तर दिया, विरोधाभास ही आपकी एकमात्र आशा है। नियो हारग्रेव्स अभी भी जीवित है और उसने हमेशा के लिए उस दुनिया में रहने का फैसला किया है। उसका भविष्य अब हमेशा के लिए उस दुनिया में रह रहा है, J-48 ने कहा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैक ने भौहें सिकोड़ी। उसका चेहरा उलझन में विकृत हो गया। उसका भविष्य अब हमेशा के लिए उस दुनिया में रह रहा है। J-48 ने अपने शब्दों को दोहराया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने जैक की हैरान अभिव्यक्ति देखी। ऐसा लगता है कि तुम शांत हो गए हो, हालांकि अब तुम भ्रमित हो, J-48 ने धीरे से हंसते हुए कहा। अल्पविराम डेमिगॉड अकादमी। नियो के छाया दुनिया में प्रवेश करने से 4 महीने पहले प्रोफेसर डैनियल ने नियो को देखा। हालांकि उसके चेहरे पर यह नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे नियो की इस उपलब्धि पर गर्व था कि उसने समय तत्व की एक अनूठी अभिव्यक्ति को जगाया है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन याद कर सकता था कि नियो ने अपने समय तत्व को जगाने के लिए कितनी बार पीछे हटकर भूलभुलैया में प्रवेश किया था। उसकी हमेशा की तरह सख्त अभिव्यक्ति की जगह मुस्कान ने ले ली। हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसाती हुई खिलने की खुशबू लेकर आ रही थी। अकादमी के प्रांगण से फूल लेकर वे खिड़कियों से कमरे में दाखिल हुए। प्रोफेसर डैनियल ने कहा, भले ही कोई भी आपके प्रतिगमन के दौरान आपके द्वारा किए गए संघर्षों को याद न रखता हो, लेकिन मैं याद रखता हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी गर्मजोशी से भरी हुई थी। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, आगे बढ़ते रहने की आपकी इच्छा बेजोड़ है। हो सकता है कि आप मेरे सबसे प्रतिभाशाली छात्र न हो, लेकिन मैंने कभी किसी को इतनी अदम्य भावना वाला नहीं देखा। मुझे तुम पर गर्व है, नियो। प्रोफेसर डैनियल ने नियो की गर्दन के पीछे अपना हाथ घुमाया और उसकी उंगलियों से दिव्य ऊर्जा की एक हल्की चमक निकलने लगी। उनके आसपास की हवा शांत लग रही थी। दूसरे छात्रों की दूर की बातचीत धीमी पड़ रही थी, जैसे कि दुनिया खुद अपनी सांस रोक रही हो। ऊर्जा नियो की पीठ पर रेंग रही थी, उसकी त्वचा को जला रही थी। इसने एक ड्रैगन की पूंछ को काटते हुए एक लूप बनाते हुए एक पैटर्न बनाया। नियो ने भौहें सिकोड़ीं। अपरिचित अनुभूति से उसका माथा सिकुड़ गया। तुमने क्या किया? उसने पूछा। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, प्रोफेसर डैनियल ने जवाब दिया। उसने नियो को दिव्य ऊर्जा से भरना बंद कर दिया। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था और उसने थके हुए हाथ से उसे पूंछकर धीरे से नियो के सिर पर रख दिया। अकादमी की पत्थर की दीवारें दूर से दिखाई दे रही थीं। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। शायद यह आखिरी बार होगा जब हम मिलेंगे। विदाई उपहार के रूप में मैं तुम्हारा भविष्य पढ़ूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं ये करूं? तुम इस बारे में पूछ ही क्यों रहे हो? नियो ने जवाब दिया। क्योंकि कुछ लोगों को अपना भविष्य जानने से नफरत होती है। उन्हें लगता है कि भविष्यवाणी करने से वह पत्थर की लकीर बन जाएगा, प्रोफेसर डैनियल ने धीरे से कहा। जरूर, आगे बढ़ो। प्रोफेसर डैनियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी पलकों के पीछे एक हल्की चमक चमक उठी, मानो उनकी आंखों की पुतलियों में कोई आंतरिक आग जल रही हो। उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। उसने नियो के भविष्य को देखा। प्रोफेसर डैनियल के आसपास का दृश्य बदल गया। उसने राख से ढका आसमान देखा। बैंगनी दरारें भूमि पर फैली हुई थीं और जहां भी वह मुड़ता था, वहां कीड़े मकोड़े मौजूद होते थे। नियो कहाँ है? प्रोफेसर डैनियल ने बड़बड़ाया। जबकि सर्वनाशकारी दृश्य भयावह था, प्रोफेसर डैनियल ने सोचा कि यह नियो के दरार को पार करने और दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का एक दृश्य होना चाहिए। ऐसे कार्य टेम्पलर के लिए सामान्य थे। कभी कभी वे टूटी हुई दुनियाओं का सामना करते थे, कभी कभी संसाधनपूर्ण दुनियाओं का। कुछ दुनियाएं बर्बर और राक्षसों से भरी हुई थीं और बहुत कम ही टेम्पलर शांतिपूर्ण सभ्यताओं का सामना करते थे। प्रोफेसर डैनियल की आंखों के सामने का दृश्य फिर से बदल गया। भविष्य के दृश्य ने उन्हें एक विस्तृत दृश्य के बजाय नियो के भविष्य के टुकड़े दिखाए। नया दृश्य समान था, फिर भी अलग था। चारों ओर टूटे हुए पहाड़ मौजूद थे। जंगलों और झाड़ियों के बजाय कीड़े एक दूसरे के ऊपर तड़प रहे थे।
कुछ चमका और पहाड़ दो टुकड़ों में बंट गए। लंबे काले बालों वाला, जख्मों से भरा शरीर और एक अशुभ हथियार लिए हुए एक राक्षस प्रकट हुआ। ये कीड़ों के एक शक्तिशाली झुंड से लड़ रहा था। राक्षस अचानक रुक गया। उसने प्रोफेसर डैनियल की ओर देखा। जैसे कि उसने उन्हें पहचान लिया हो, उसने कीड़ों को फेंक दिया और दिमाग उड़ा देने वाली गति से प्रोफेसर डैनियल की ओर बढ़ गया। क्या? प्रोफेसर डैनियल स्तब्ध रह गए। केवल वह इकाई जिसका भविष्य देखा जा रहा था, भविष्य के दर्शन में प्रोफेसर डैनियल को देख सकता था। दूसरों में राक्षस नियो था। नियो एक जोरदार धमाके के साथ उतरा, जिससे शांत हवा में लहरें उठीं। उसके पैरों के नीचे की जमीन उसके उतरने के बल से फट गई, लेकिन आसपास का इलाका भयावह रूप से शांत रहा। इससे पहले कि वह प्रोफेसर डैनियल से बात कर पाता, दृश्य अचानक बदल गया। प्रोफेसर डैनियल ने खुद को सूखे हुए समुद्र के किनारे खड़ा पाया। कभी जीवंत पानी अब फटी हुई धरती में बदल गया था। ऊपर का आसमान राख जैसा था, एक निरंतर उदासी से भरा हुआ था जो सब कुछ एक धुंधले, अस्थिर प्रकाश में बदल रहा था। हवा घनी और दमघोंटू लग रही थी, एक बीमार करने वाली आभा लेकर जो हर चीज से चिपकी हुई लग रही थी। ये वही दुनिया थी, फिर भी पूरी तरह से अलग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एक धीमी, कर्कश आवाज आई। प्रोफेसर डैनियल ने आवाज सुनते ही पलट कर देखा। उनकी नज़र परिचित आकृति पर पहुंचने से पहले उजाड़ परिदृश्य को स्कैन करती रही। उन्होंने फिर से राक्षस को देखा। नियो, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में भ्रम और पहचान का मिश्रण था। नियो ने सिर हिलाया। उनकी उपस्थिति पुरानी यादों और भय का एक अजीब मिश्रण थी। इस तरह दिखने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कुछ हजार साल बीत जाने के बाद मैं कैसा दिखूंगा। उसके शब्द स्थिर हवा में गूंज रहे थे और उन्होंने प्रोफेसर डैनियल की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी, जिससे उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। प्रोफेसर का दिमाग तेजी से घूम रहा था, उसके सामने अजीब दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा था। एम्पायर के जरिए जुड़े रहें। क्या आप किसी दूरस्थ ग्रह पर फंसे हुए हैं? प्रोफेसर डैनियल ने पूछा। आप वहाँ कितने समय से हैं? मुझे बताओ, मैं आपके पिछले स्व को चेतावनी दूंगा और तैयारी करूंगा। ये ठीक है, नियो ने बीच में टोकते हुए कहा, उसका स्वर सपाट और बेफिक्र था। आपको मेरे पिछले स्व को इस बारे में चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो मुझे खुद करना है। अब तक नियो को अंदाजा हो गया था कि स्फिंक्स को कौन बचाएगा। आसपास का माहौल एक बार फिर बदलने लगा। हवा घनी हो गई और एक बार बंजर समुद्र तल विकृत होने लगा, मानो वास्तविकता ही झुक रही हो। प्रोफेसर डैनियल ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, दुनिया एक आखिरी बार बदल गई। उसने खुद को एक गुफा के अंधेरे, नम अंदरूनी हिस्से में खड़ा पाया। दीवारें नमी से चिकनी थीं, हवा ठंडी थी और गीले पत्थर की हल्की गंध उसके नथुने में भर गई। गुफा की छत की दरारों से छनकर आने वाली मंद रोशनी खुरदरी दीवारों को मुश्किल से रोशन कर रही थी, जिससे भयानक छायाएं बन रही थीं जो हर हरकत के साथ नाचती और बदलती रहती थीं। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा, नियो की आवाज़ सनकरी जगह में गूंजी, उसके शब्द पत्थर से टकराकर गूंज रहे थे। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर मेरी याददाश्त सही है तो आप सबसे अच्छे टाइम मैजिस्ट हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, नियो? मुझे तुम्हें बाहर निकालना है। तुम इस जगह पर कब से फंसे हुए हो? प्रोफेसर डैनियल, मैं समझदार हूँ। तुम्हें मेरी समझदारी खोने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नियो ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। मुझे समझना मुश्किल है, वैसे भी आपको ऐसी हालत दिखाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रोफेसर डैनियल का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि उनकी नज़र नीचे की ओर गई, नियो के शरीर की भयावह स्थिति को देखते हुए। उसका शैडो रोब फटा हुआ था, जिससे पीली, दागदार त्वचा दिखाई दे रही थी, जहां सतह के ठीक नीचे छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। वे उसके शरीर में घुस गए थे, उसे अंदर से खा रहे थे, उसे भ्रष्ट कर रहे थे, उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। नियो की आभा चमक रही थी, जैसे कि एक सुरक्षात्मक धुंध उसकी त्वचा से चिपकी हुई हो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही हो। ऊर्जाओं का टकराव दिखाई दे रहा था, गहरे बैंगनी रंग की नसें उससे निकलने वाली रोशनी के खिलाफ धड़क रही थीं, मानो त्वचा के ठीक नीचे कोई लड़ाई चल रही हो। ये स्पष्ट रूप से एक दर्दनाक लड़ाई थी, और फिर भी नियो की आंखें शांत, स्थिर और अटूट आत्मविश्वास से भरी रहीं।